अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 9 बायोलॉजी की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स को डिटेल के साथ। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो या आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डिटेल लेक्चर चाहिए या इसके अलावा आपको किसी भी बुक की एक्सरसाइज का सलूशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 बायो स्टैटिस्टिक्स। तो बायो का मतलब है लाइफ और स्टैटिस्टिक्स का मतलब है डाटा, यानी कि बायो स्टैटिस्टिक्स में हम ऐसे डाटा से डील करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेट करता है। तो बेसिकली बायो स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाटा को कलेक्ट करने की। तो इंट्रोडक्शन में इसका बायो स्टैटिस्टिक्स का अगर हम देखें तो आपने इसकी डेफिनेशन ज़रूर करनी है कि बायो स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स की। ये स्टैटिस्टिक्स में यही होता है कि हम डाटा को कलेक्ट करते हैं और अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड को बायोलॉजिकल साइंस के अंदर। बायो स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट जो बायोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं उनको डिज़ाइन करने के लिए, उनको अरेंज करने के लिए, अपनी क्लिनिकल ट्रायल्स यानी कि अपने रिसर्च स्टडी में बायो स्टैटिस्टिकल वो फार्मूला होते हैं, मेथड्स हैं, उनको अप्लाई करते हैं। और इसके अलावा वो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हम कहते हैं ये ऐसा मेथड है रिसर्च का जो इन्वेस्टिगेट करता है कि डिजीज़ की कंडीशन क्या है और उसके वजह क्या है और उसके हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट क्या है। इसको हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी करना। अब अगर हम यूजेस की बात करें कि बायो स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है तो इसके मेजर इस्तेमाल ये हैं कि एक तो जो है वो डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड स्टडी को डिज़ाइन करने के लिए, स्टडी जो हम कर रहे हैं उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायो स्टैटिस्टिक्स बहुत हेल्प करती है कि हम कोई भी जो भी एक्सपेरिमेंट किया है बायोलॉजिस्ट ने, जो डाटा कलेक्ट किया है वो रेलिवेंट है या उसका आंसर ठीक है भी या नहीं। वो डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करके, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके, डिफरेंट स्टैटिस्टिकल मेथड्स को, फार्मूलाज को अप्लाई करके वो अपनी रिसर्च को चेक करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, क्लिनिकल ट्रायल बेसिकली एक रिसर्च का मेथड है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है किसी भी न्यू ड्रग्स को, न्यू मेडिसिन को। उसमें बायो स्टैटिस्टिशियन जो होते हैं वो डिटरमिन करते हैं, सैंपल का लेते हैं किसी भी ड्रग्स का, मेडिसिन का, और उसके ऊपर वो टेस्ट करते हैं और उसको जो है वो देखते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि इसका जो है वो असर सिग्निफिकेंट है भी या नहीं। इसके अलावा स्टूडेंट ये इस्तेमाल, इसका सेकंड यूज़ ये है कि एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज किया जाता है। इसमें इस तरह से आप एग्जांपल ले लें कि अगर कोई भी प्लांट है, उन्होंने उस पर एक्सपेरिमेंट करना है, उसको एनालाइज करना है कि उसका क्या इफेक्ट है लाइट का उसके ऊपर और वाटर का, उसकी ग्रोथ पे क्या इफेक्ट हो रहा है। तो बायोलॉजिस्ट इस तरह से उसको देखेंगे, उसको एक प्लांट को आपने पीछे प्रीवियस पढ़ा भी है कि एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है जिसमें हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको हम लाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे और जो कंट्रोल ग्रुप में है उसको हम लाइट प्रोवाइड करेंगे। तो फिर वो जो है बायोलॉजिस्ट उसका इफेक्ट चेक करते हैं कि लाइट या वाटर किस हद तक प्लांट के लिए ज़रूरी है या इसका क्या इफेक्ट है इस प्लांट के ऊपर। और फिर वो जो एनालाइज करेंगे अपने डाटा को, उस डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और इस तरह से फिर वो डिफरेंट तरीके से उसको कोरिलेट करेंगे दोनों कंडीशंस को और फिर वो रिजल्ट्स जो हैं उनको निकालेंगे। अब है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट का नतीजा निकालना कि आया क्या है, उसको एनालाइज करना। डाटा को जब उन्होंने एनालाइज कर लिया, उसका डाटा का तज्जिया कर लिया, तो फिर बायो स्टैटिस्टिक्स की मदद से वो रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे एक मीनिंगफुल वे में। इंटरप्रेट का मतलब है कि वो उसको अरेंज करेंगे, उसकी अरेंजमेंट करेंगे, उसका सर्वे करेंगे। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने प्लांट के ऊपर ही, जो हमने ऊपर स्टडी की है अभी, कि उन्होंने प्लांट के ऊपर स्टडी की है कि उन्होंने इफेक्ट चेक किया है उसका ऊपर लाइट का और वाटर का, तो वो अब अपने उन रिजल्ट्स को एक अरेंजमेंट में लिखेंगे और उसका डाटा जो है वो उसको सॉफ्ट फॉर्म में और फिर देन हार्ड फॉर्म में उसको जो है वो पब्लिक में जो है वो उसको कर देंगे, शेयर करेंगे अपने उस जो भी उनका जो है रिजल्ट्स आया है। तो इंटरप्रेट रिजल्ट करने में किसी वो डिज़ीज़ का भी कर सकते हैं कि इस डिज़ीज़ ने कितनी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट किया या इसके क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं किसी भी पॉपुलेशन के ऊपर। तो इसका मतलब है कि वो इंटरप्रेट करते हैं अपने रिजल्ट्स को, डाटा को कलेक्ट करने के बाद। नेक्स्ट है प्रिडिक्शन आउटकम, के वो क्या पेशन गोई करते हैं। तो बायो स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज़
करते हैं, मॉडल्स क्रिएट करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में इसके जो उन्होंने डाटा करंट बेस पे उन्होंने कलेक्ट किया है, इसके फ्यूचर में क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे, क्या बेनिफिट्स होंगे। तो वो एक प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर कोई डिजीज़ है वो किसी पॉपुलेशन में इन्फेक्शन फैला रही है तो वो उसकी प्लानिंग करेंगे फ्यूचर के लिए कि उसकी वैक्सीन को तैयार करेंगे और डिफरेंट जो है वो रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट है पब्लिक हेल्थ एंड पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक हेल्थ के अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स प्रोवाइड करती है एविडेंस, जो पब्लिक तक पहुंचते हैं उनको उनकी हेल्थ को गाइडलाइन करते हैं कि ये उन्होंने रिसर्च की है, उन्होंने इस रिसर्च के अपना जो उन्होंने एक क्लिनिकल ट्राई किया, एक उन्होंने रिसर्च मेथडोलॉजी अपनाई और उन्होंने डिफरेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट्स किए, फिर उन्होंने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को रिलेट किया, उन्होंने स्टडी की, उस स्टडी से उन्होंने क्या नतीजा अहस किया कि ये आपकी सेहत के ऊपर कितना नुकसानदेह चीज़ है या कितनी फ़ायदेमंद है, वो फिर उसको अपने पब्लिक के साथ उसको शेयर करते हैं। ताकि जिस तरह फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया कोविड-19 के रिलेटेड उन्होंने, तो उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन बताई बायोलॉजिस्ट ने कि कोविड-19 के आप किस तरह बच सकते हैं, और या अगर आपको ये डिज़ीज़ हो जाए, ये वायरस हो जाए तो आपको किस तरह बचना है, क्या क्या आपने हिफाजती तदाबीर करनी है और आप बच सकते हैं। आपको हो गया है तो आपने क्या क्या तरीका अपनाना है, तो आप इससे इस बीमारी से जो है वो लड़ सकते हैं और निकल सकते हैं इस बीमारी से। तो इस तरह से उन्होंने पब्लिक हेल्थ के लिए और पॉलिसीज़ बनाते हैं और अवेयर करते हैं पब्लिक को। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ यूजेस ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स। अब हम देखते हैं कि बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है, इसकी एग्जाम्पल पढ़ते हैं। तो फर्स्ट है एपिडेमियोलॉजी, ये कॉज और इफेक्ट जो है वो चेक करती है। मैंने आपको अभी बताया कि जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं या बायोस्टैटिस्टिक्स होते हैं वो स्टडी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अपने जो उन्होंने अपनी रिसर्च की है, वो उनके अब क्या रिजल्ट्स निकले हैं वो उसको पब्लिक के साथ शेयर करते हैं ताकि दूसरे लोग भी उससे अवेयर हो सकें और उस मोहलिक बीमारी से या कोई भी मोहलिक वायरस है वो उससे बचें और किस तरह हिफाजती तदाबीर उसके लिए वो अपनाएं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स के अंदर बायोस्टैटिस्टिक्स का क्या रोल है। तो जेनेटिक्स आपको पता है कि करैक्टर का ट्रांसफ़र होना है पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर। तो बायोस्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल होता है जेनेटिक रिसर्च के अंदर। वो एनालाइज करते हैं वरासत के जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स आप कह सकते हैं एक यूनिक क्वालिटी और एक ऐसा यूनिक करैक्टर जो टिपिकली सिर्फ एक पर्सन से बिलोंग करता है, जिस तरह के ट्रेड्स हमारे ट्रांसफ़र होते हैं हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स तक, हम तक किस तरह वो ट्रांसफ़र हुए। इसके अलावा वो देखते हैं कि अगर कोई डिज़ीज़ है जो कि जेनेटिकली है और वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर जा रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्या उसके अंदर वेरिएशंस हो सकती हैं, इन सब के बारे में वो जो है स्टडी करते हैं। और जेनेटिक स्टडी के अंदर वो बायोस्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक मेकर्स को जेनेटिक मार्कर्स की स्टडी करके कि ऐसी कौन से ये मार्कर्स हैं जो कि किसी भी डिज़ीज़ को इसके पेरेंट से ऑफस्प्रिंग तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिस तरह के डायबिटीज़ और कैंसर है, और फिर वो इसके इलाज या इसके जो है वो प्रिकॉशंस जो हैं उनको सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट एग्रीकल्चर, यानी कि ज़राअत के अंदर इसका क्या रोल है। तो बायोस्टैटिस्टिक्स हेल्प करती है कि हम फसलों को एनालाइज कर सकें, उसके इफ़ेक्टिवनेस देख सकें कि खाद जो हम किसी भी फसल को प्रोवाइड कर रहे हैं उसका इसके ऊपर क्या बेनिफिट है या क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट है, किसी भी पेस्ट वगैरह को, डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर बायोस्टैटिस्टिक्स जो है उसके रूल्स को अप्लाई करके कंपेयर करते हैं यील्ड को, डिफरेंट वैरायटी की फसल को वो आपस में को रिलेट करते हैं और फिर उसका तज्ज़िया करते हैं कि कौन सी बेस्ट है और कौन सी नहीं। इसी तरह नेक्स्ट है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो ये बेसिकली एक सर्च स्टडी होती है जिसमें हम ट्रीटमेंट या न्यू ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं बायोलॉजिस्ट, या इसके अलावा न्यू ड्रग्स अगर उन्होंने कोई निकाला है तो वो उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, उस ह्यूमंस को दे के उसका असर चेक करेंगे। न्यू मेडिकेशन आई है कि ये कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट मीन, मोड एंड मीडियन। यही स्टैटिस्टिकल जो है वो आप कह सकते हैं कि मीन, मोड, मीडियन एक स्टैटिस्टिकल्स जो हैं वो फार्मूलाज हैं। इनके थ्रू बायोलॉजिस्ट अपने डाटा को कलेक्ट भी करते हैं, उसका रिजल्ट्स भी निकालते हैं। तो फर्स्ट है मीन, मीन, मोड, मीडियन, ये समराइज़ करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं डाटा को जो कि बायोलॉजिस्ट ने कलेक्ट किया होता है। तो मीन्स में प्रोवाइड होती है एक ओवरऑल वैल्यू, इसके अलावा मीडियन जो है उसको हम कहते हैं कि उसमें मिडल वैल्यू को लिया जाता है, और मोड्स जो है, मोड्स में जो है वो जो वैल्यू ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली आती है बार बार उसको चूज़ किया जाता है। अब मैं आपको समझाती हूँ कि मीन किस तरह होता है। तो मीन एक एवरेज वैल्यू को कहते हैं।
जिस तरह के आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मीन में क्या होता है कि हम तमाम डाटा जो हमने इकट्ठा किया है, जितने भी हमारे पास नंबर्स आए हैं वो ले लेते हैं और उनको डिवाइड करते हैं जितने वो टोटल नंबर होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 1 2 3 4 5, इन 5 वैल्यूज़ को आपस में प्लस करेंगे इस तरह, और जितनी है उसको उस पर डिवाइड कर देंगे। 5 है टोटल, तो 5 को डिवाइड कर दिया है, तो इन सब को प्लस करके आया 800 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो आंसर आया 160। तो ये हमारी मीन जो है वो वैल्यू निकल आई है। इस तरह से ये टोटल जितनी वैल्यू होती है उसको प्लस करके जितना उनका नंबर है उसके ऊपर डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी किसी भी डाटा की। नेक्स्ट है मीडियन। तो मीडियन जो है वो मिडल वैल्यू होती है किसी भी डाटा की जो कि उन्होंने अरेंज किया होता है या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस तरह वो नंबर जो है वो ऑड भी होते हैं मीडियन में, मिडिल वैल्यू वो होती है। तो इसमें ऑड भी नंबर हो सकते हैं और इवन नंबर भी हो सकते हैं। इस फार्मूला के थ्रू वो करते हैं कि अगर वैल्यू जो है वो ऑड है तो ऑड वैल्यू को वो क्या करते हैं, एन जो भी नंबर होगा उसमें 1 प्लस करके उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, और अगर वैल्यू जो है वो नंबर वैल्यू इवन में है तो फिर उसका फार्मूला जो है वो इस तरह से होगा कि n/2 नेक्स्ट होगा n/2 और उसके अंदर वो प्लस कर देंगे 1 को। अब ये उनके पास डाटा था जो उन्होंने कलेक्ट किया 150 160 165 155 170। इस डाटा को उन्होंने क्या किया कि ये डाटा जो है उसमें वो कितनी इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 है तो इसका मतलब कि ये ऑड वैल्यू है। तो इस वजह से कौन सा फार्मूला लगेगा, ऑड नंबर वाला, n+1/2। अब n कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 5, 5 में 1 प्लस करेंगे 6 आ गया, 6/2 डिवाइड किया, 2 1s are 2 2 3s are 6, तो 3 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से अगर जो है वो डाटा उनका ऑर्डर उन्होंने अरेंज किया है और वो इवन नंबर की वैल्यूज़ हैं, यानी कि उनको काउंट किया 1 2 3 4, इवन नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन होते हैं। तो इवन नंबर का फार्मूला क्या होगा, वो इस तरह से होगा 4/2। तो उन्होंने इस तरह 4 वैल्यू थी, 4/2 किया, आया 2, फिर उसके अंदर उन्होंने 4/2 के अंदर प्लस कर दिया 1, और क्या वैल्यू आ गई, 3 वैल्यू आ गई। 2 1s are 2 2 2s are 4, तो 2 + 1 3। इस तरह से वो अपनी मीडियन वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपने जो स्टूडेंट ये मीडियन वैल्यू है ये इन्होंने किस तरह से लिया है, हमने जो है वो सेंटर वैल्यू लेनी होती है, तो आप 2 वैल्यूज़ इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से, तो सेंटर में हमारी आई 160, ये उन्होंने ले ली 160। अब इधर जो है वो हमारे पास नंबर इवन में है, तो अगर हम 2 यहाँ से स्किप कर देंगे, 2 यहाँ से, तो कोई सेंटर वैल्यू नहीं बचेगी। इस वजह से आपने जो है ये इन 2 सेंटर वैल्यू में आप 1 1 को स्किप करेंगे, 1 यहाँ से 1 यहाँ से, जो 2 आपके पास आएंगे आप उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा आप इधर उसको पुट करेंगे। इन्होंने इधर 155 किया है, यानी कि करीब करीब वैल्यू ले ली है कि उन्होंने देखा है कि 160 और 165 के दरमियान में जो करीब वैल्यू आ रही है वो 155 है। उन्होंने इधर इसको प्लस किया है और उसको 2 पे डिवाइड करके उनका मीडियन जो है वो निकल आया है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आप लोगों का मोड। तो मोड वैल्यू जो होती है वो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू होती है, जो आपके पास डाटा कलेक्ट हुआ है उसमें जो वैल्यू ज़्यादा रिपीट होगी उसको आपने कलेक्ट करना है। जिस तरह के स्टूडेंट आपको ये डाटा जो है वो नज़र आ रहा है, इसमें 150 160 165 155 और 160 है, तो मोस्ट रिपीटिंग वैल्यू कौन सी आ रही है 160, तो ये है डाटा का मोड वैल्यू। इस तरह से मोड जो है वो किसी भी डाटा से कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है बार चार्ट। बार चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी डाटा की जो कि डिफरेंट हाइट और लेंथ के हो सकते हैं, और ये किसी भी डिफरेंट कैटेगरी के क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। बार चार्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है डिफरेंट वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए, और डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है कि इस तरह हम डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसके कुछ जो है वो बेसिकली स्टेप्स हैं इसके, जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं कि जो डाटा कलेक्ट किया होता है उसको बार चार्ट पे रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। डाटा को अरेंज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस और वर्टिकल वाई एक्सिस की एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस तरह उन वैल्यूज़ को जो है वो उनमें पुट करते हैं। जिस तरह से आपको ये टेबल नज़र आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने इसका बार चार्ट जो है वो ये ड्रा किया है, तो ये देख सकते हैं स्पीशी A B C D और E है। इसी तरह से आप इनको अरेंज कर लेंगे और छोटी वैल्यू से आप इसको इस डाटा को अरेंज करना स्टार्ट करेंगे 0 5 10 15 20 25 एंड 30, और फिर जिधर ग्राफ के आपके ये पोजीशंस पे आपको लाइन आपकी जो है वो ग्राफ पेपर के ऊपर आएगी, उधर आप मार्क कर लेंगे, और मार्क करके आप इस तरह से अपना जो है वो बार चार्ट है उसको आप ड्रा कर लेंगे।
जिस तरह के आपको स्पीशी ए कई 15 पे पॉइंट्स आ रहा है तो आप 15 पे मार्क करके अब बॉक्स बना देंगे। इसी तरह से 20 पे आ रहा है तो 20 पे आप कर लेंगे। स्पीशी सी आ रही है 10 पे तो आप उसको 10 पे अरेंज करेंगे। नेक्स्ट स्पीशी डी अगर 25 पे है तो मार्क करके उसका बॉक्स ड्रा कर लेंगे। और इसी तरह से स्पीशी ई का 5 पे है तो आप 5 पे इस तरह ड्रा कर लेंगे। इस तरह से डाटा की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है कि किसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा है या कौन तादाद में नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा है और कौन से प्लांट जो हैं वो कम है। किसी भी रीजन में या किसी भी इलाके में जो भी बायोलॉजिस्ट ने या साइंटिस्ट ने डाटा कलेक्ट किया है वो इस तरह से उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो करते हैं। जी स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहले पहुंच सकें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसकी एक्सरसाइज को डिटेल के साथ, शॉर्ट क्वेश्चन को और लॉन्ग क्वेश्चन को भी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।